हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। कल लास्ट जिन बच्चों का एग्जाम था उनका बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम गया होगा, उम्मीद करती हूँ। कल का एनालिसिस करने के बाद में पता चला है कि किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस सीरीज से कुल 8 से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। आज हमारा सेट कितना है? आज हमारा सेट 4 है। सेट 4 में हम जानेंगे कि आज कौन से एग्जाम, आज जो एग्जाम हुआ है उन बच्चों का कौन किस किस रिलेटेड क्वेश्चन आए, कौन कौन से चैप्टर आए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। आगे भी जब नेक्स्ट एग्जाम, जब जिस डेट को रखा गया है जब होगा, उसमें भी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ चैप्टर जो छूट गए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है आप सभी को कि हाँ इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आया ही नहीं है, क्या पता आगे भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे जो एग्जाम्स होंगे उनमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर अभी हो चुके हैं ऐसा नहीं है कि वही आएगा पूछना। पैटर्न बदलता रहता है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, क्या पता नेक्स्ट चैप्टर बदल कर आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए सेशन को फटाफट से लाइक कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं फटाफट से। अपने भाई बंधुओं तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बताने वाले हैं कि किस किस तरीके से पैटर्न पूछा गया है आपसे और कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 27 को भी देखने को मिला था, मतलब जो कल प्रीवियस लास्ट डे में एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको 7 से 8 चैप्टर बताए थे कि जेनेटिक्स है हमारा या सेल है हमारा, उसमें पूछे जाएंगे। तो वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेशन को शुरू करते हैं प्यारी प्यारी दो लाइनों के साथ में कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। चाहे हार जाओ सब कुछ जिंदगी में, चाहे हार जाओ सब कुछ जिंदगी में, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मतलब अभी तो एग्जाम देकर आए हैं हम, कल क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बहुत से बच्चे क्या है टेंशन फ्री हो चुके हैं, जिन्होंने कल एग्जाम दे दिया या जिन्होंने आज दिया है वो तो टेंशन फ्री हो गए कि हाँ हमारी तैयारी जैसी चल रही थी जिस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारी दिल की धड़कनें थम चुकी है। यहाँ हमारा एग्जाम हो गया है, उन्होंने अब क्या है सुकून की लंबी सांस ली होगी। लेकिन अब क्या है दिल की धड़कनें किस लिए बढ़ी है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, कि रिजल्ट कैसा आने वाला है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा भी, कुछ बच्चों का नहीं भी होगा। लेकिन क्या है हौसलों का तरकश में तीर जिंदा रखो। अगर चाहे सब कुछ जिंदगी में हार जाओ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो आपका मन उदास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें फिर से कोशिश करनी है आगे अगले एग्जाम्स के लिए कि अगली बार मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने कहा था, उम्मीद करती हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो। बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे जिनका एग्जाम अच्छा गया है उनके लिए भी, नहीं गया है उनके लिए भी है। अब बढ़ते हैं क्या, कौन कौन से चैप्टर हमको देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो उस पर नजर डालेंगे कि हमको किन किन, सबसे पहले सेल चैप्टर मैंने बताया था तो सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिले हैं कि मैंने बताया था कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर, साइंस सीरीज का सबसे टॉप पर क्वेश्चन पूछा गया था। टिश्यूज की स्टडी बताई थी, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, वो क्वेश्चन भी देखने को आया था। मैंने बोला था सबसे छोटी हमारी यूनिट जो है सेल है, किसकी, हमारी बॉडी की सेल सबसे छोटी यूनिट है। और इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, डीएनए है। मतलब क्या है, डीएनए है। अनुवांशिकता से भी हमारे कितने क्वेश्चन बने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो चैप्टर हमारा डीएनए वर्सेस आरएनए का था, इन बच्चों को मैंने बोला था कि प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, इंपॉर्टेंट थ्योरी भी थी। मेरा कहने का अर्थ ये था एग्जाम्स की दुनिया आपको क्या करा रही है, सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको वो सारा का सारा चैप्टर रिवाइज करा रही थी वापस से कि आप क्या है क्वेश्चन के साथ में थ्योरी समझ लो। मतलब क्या है, अगर आपसे डीएनए कहीं पर लिखा आ जाए तो आप फटाक से उसका आंसर बता सकते हो कि ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। इसके बेस पर बताओ कि जब थ्योरी पढ़ोगे, फिर मॉक टेस्ट या फिर सुपर मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक उसकी पूरी आपको थ्योरी पता नहीं होगी। तीसरा क्या है, इसमें भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं देखने को। और हमने क्या बताया था, अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी बताई थी आपको कि हेरिडिटी चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पूरी बायोलॉजी में साइंस सीरीज में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन किसमें मिले हैं, हेरिडिटी से, हेरिडिटी से देखने को मिले हैं। अनुवांशिकता से देखने को मिले, मतलब जेनेटिक्स से पूछने को मिले हैं, मतलब जेनेटिक्स से पूछने को मिले हैं। जेनेटिक्स से अनुवांशिकता से देखने को मिले हैं। अनुवांशिकता हिंदी में कहते हैं, तो हमारी बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर बना है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। वाइटमिन भी है, वाइटमिन चैप्टर से तो क्वेश्चन आए ही नहीं है, ऐसा सोच रहे होंगे आप सभी लोग। लेकिन क्या है, हमें लास्ट पैटर्न पर ध्यान नहीं देना। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि वाइटमिन से क्वेश्चन नहीं बने। वाइटमिन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वाइटमिन ए से कौन सा रोग हो रहा था, वाइटमिन ए से क्या हो रहा था, वाइटमिन डी से, मतलब हर चीज को अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के साथ में याद रखना।
तो क्या है, जिनका हो गया एग्जाम उनका तो नहीं, लेकिन आगे जो एग्जाम होने वाला है, जो डेट आई है उन बच्चों की, उनके लिए है कि वो हर चैप्टर को रिवीजन करते हुए चले। मतलब क्या है, ये तीन तो हमारे, चार चैप्टर तो हमारे इंपॉर्टेंट है ही है, अनुवांशिकता तो हमने देखा, सेल देखा, इसके साथ में क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो था हमारा, उससे भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पंप करने की क्रिया मैंने बताई थी आपको कि हार्ट हमारा क्या करता है, पंप करता है, कैसे लंग्स के पास ब्लड लेकर जाता है, उसके बाद में वो क्या करेगा, किस तरीके से उसमें ऑक्सीजन मिलाने के बाद में वापस हमारा क्या, प्यूरिफाई करके ब्लड आता है हार्ट के पास में। वो चैप्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट रहा है, उससे भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा है। तो एनालिसिस करने के बाद में पता चला है कि इन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ में क्या है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। 3 से 4 जो हमने बताया था कि हमारे सिर्फ 7 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं चैप्टर, उन 7 चैप्टर से 1 से 2 किसी में क्वेश्चन है, किसी में 3 से 4 क्वेश्चन है। जैसे डीएनए हो गया हमारा, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये चैप्टर हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिससे हमें 3 से 4 प्रश्न भी देखने को मिले। मतलब टोटल कुल 25 प्रश्न आए थे। 25 प्रश्न में से हमने इतने चैप्टर्स को एनालिसिस करा, इन चैप्टर से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या वाइटमिन भी है, वाइटमिन से भी देखने को मिल जाएंगे, वाइटमिन से भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से हमें क्या 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या वाइटामिन ए से कौन सा रोग होता है, या वाइटामिन ए में हमें क्या क्या खाना चाहिए, हरी सब्जियों का उपयोग कौन सा वाइटामिन बढ़ाने के लिए होता है, या ब्यूटी का हार्मोन कौन सा है, कि ब्यूटी किस वाइटामिन से बढ़ती है, तो वाइटामिन ई से बढ़ती है। जाहिर सी बात है, वाइटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं अदर, क्या है, हरी सब्जियों से हमें वाइटामिन ई प्रोवाइड होता है। ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आने वाले एग्जाम्स में हमें हेल्प करेंगे बहुत ही ज्यादा। आगे जो बच्चे अभी तक जिनका रह गया है एग्जाम, तो जिनकी धड़कनें अभी बढ़ी हुई है, जिनके जो एग्जाम्स दे चुके हैं उनका तो हो गया है, उनके दिल को तसल्ली हो गई कि हाँ भाई एग्जाम मेरा निपट चुका है। अब क्या है, राहत की सांस लो, आज तो वो बहुत सुकून से सोएंगे जो एग्जाम देकर आ रहे हैं। अब क्या है, धड़कनें तो उनकी तेज है जिनका एग्जाम अभी बाकी है, जिनका एग्जाम अभी बाकी है देखने के लिए। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छाट छाट कर निकाले जा रहे हैं, एग्जाम जो अभी तक हो चुके हैं वहां से, कि हाँ इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं चैप्टर को और प्रीवियस ईयर में जाकर क्वेश्चन पूछने के बाद में मॉक टेस्ट बनाया गया है, जिसमें क्या है, सबसे ज्यादा कैसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न को बदल बदल कर, वो चीजें हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। नंबर 1 हमारा कहता है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, कुल कितनी मांसपेशियां होती है, मतलब मसल्स होती है। द हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी, मतलब एक इंसान की बात की जा रही है, यहाँ पर ह्यूमंस की बात की जा रही है। ये कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से चैप्टर में से उठाया गया है, टिश्यूज में से उठाया गया है। ये क्वेश्चन टिश्यूज में से उठाया गया है कि मांसपेशियां कितनी पूछी जा रही है। टिश्यूज अपने आप में जिनको कहा जाता है ऊतक, क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ऊतक अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन बने हैं। किस तरीके से बने हैं मैंने वो भी बताया था, पेरेंकाइमा, ऑरेंकाइमा, ये क्वेश्चन 3 हमारे देखने को मिले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में मसल्स कितनी देखने को मिल जाती है। 639, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से उठाया गया है ये क्वेश्चन, टिश्यूज वाले चैप्टर से उठाया गया है। तो क्वेश्चन के साथ मैं चैप्टर भी आपको बताती चलूंगी, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वो चैप्टर्स आपको और ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने के साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि किन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप है, सरीसृप पूछा जा रहा है, मतलब किंगडम से पूछा जा रहा है। तो हमने बताया था आपको एनिमल किंगडम का पूछा जा रहा है, एनिमल किंगडम से पूछा जा रहा है, प्लांट किंगडम से पूछा जा रहा है। अलग अलग मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग बताया था कि एनिमल और प्लांट किंगडम है क्या, मतलब है एक ही चैप्टर की एनिमल वर्सेस क्या है, प्लांट किंगडम है। लेकिन इसको मैंने अलग अलग डिवाइड करके समझाया था, अलग अलग पार्ट में बताया था कि जैसे हमारे प्लांट है सरीसृप, उसी तरीके से जीव भी सरीसृप है। रेंगने वाले जैसे लौकी का पौधा हो गया, करेले का पौधा हो गया, जो रेंग कर जमीन पर क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं, रेंग कर बड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सरीसृप पौधे कहते हैं। और अगर जीव है जो रेंग कर चलता है या रेंग कर देखने को मिल जाता है, वो जैसे लिजर्ड हो जाती है, जैसे लिजर्ड हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि रेंग पर कौन चलता है, लिजर्ड चलती है। कौन सी किंगडम में रखी गई है, एनिमल किंगडम में रखी गई है। बात को ध्यान से समझना है, एनिमल किंगडम से चैप्टर उठाया गया है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस तरीके से घुमा के पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
कि किस किस तरीके से किस किस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था इसमें। सी वाला देखते हैं, तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, अग्नाशय में कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती है, व कोशिकाएं किससे स्रावित होती है, मतलब ह्यूमन के जो हॉर्मोन्स है, ह्यूमन के जो हॉर्मोन्स है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ह्यूमन के हॉर्मोन्स जो है, मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट जो बच्चे लगा रहे हैं लास्ट में उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। इस बच्चे ने थ्योरी नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट भी पढ़ी है, वहां पर आप देख सकते हो। क्या लास्ट ईयर जो लास्ट सेशन में हमने बताया है, 11 दिन के मैराथन में मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करे हैं, जो क्वेश्चन बने हैं आपके यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है, हर चीज टॉपिक बाय टॉपिक है। ऐसे ही जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तब तक आपको मॉक टेस्ट लगाने में दिक्कत होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले क्या करना है, थ्योरी को समझना है, उसके बाद ऐसे मॉक टेस्ट लगाना है। ऐसा थ्योरी इतनी इतनी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्क्राइब किया गया है कि आपको थ्योरी से तुरंत क्या होगा, क्वेश्चन समझ जाओगे और उसका क्या करोगे, आप सिर्फ आंसर दे सकोगे। क्या है, हमें सिर्फ 30 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को लगाने के लिए, सिर्फ 30 सेकंड में आंसर आपका, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जुबान पर आपका क्या है, आंसर को आना चाहिए कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा। ऑप्शन आपको देखने भी ना पड़े, इसका आंसर तो ये होगा, तुरंत आपको आंसर मिल जाए। क्या है, सिर्फ थ्योरी के बेस पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, अग्नाशय में कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती हैं, और कोशिकाएं किस स्रावित कहाँ से करती है, कौन से अंग अंग से करती है, अग्नाशय स्तमक के बारे में बात हो रही है। इन द पेनक्रियास सेल्स एक्सक्रीट इंसुलिन जो है, व्हाट डू सेल्स एक्सक्रीट, कहाँ से एक्सक्रीट जो इंसुलिन है वो कहाँ से स्रावित हो रहा है वो बता रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, वेसोप्रेसिन है, ग्लूकोजन है, थाइरोक्सिन है, ऑक्सीजन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होने वाला है, तो ग्लाइकन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकन हमारी क्या है, हमारी बॉडी में मिलने वाला एक हिस्सा है जहाँ क्या हो रहा है, इंसुलिन हमारे स्रावित हो रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है, इंसुलिन रिलीज होने का काम होता है ग्लाइकन से। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या करता है, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो चैप्टर से पूछे गए हैं अभी तक उनको क्रिएट करने के बाद में वापस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। तो भाई बहनों तक सेशन को शेयर करना है बिल्कुल भी। आगे उम्मीद करती हूँ और भी बच्चे जिनका एग्जाम रह गया है उनका भी सिलेक्शन हो फटाफट से, उनका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे से आए, तो तैयारी भी आपको बहुत ही बेटर तरीके से करनी है। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, हृदय के ऊपरी दो कोष्ठक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डैश दिया गया, यहाँ पर भरना है आपको, निम्नलिखित कोष्ठक कहलाते हैं, दो कोष्ठक क्या कहलाते हैं यहाँ पर भी आपको भरना है। मतलब क्या है, जहाँ पर टू चैम्बर दिए गए हैं ऑफ द हार्ट, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। सबको पता है, आप कभी तो ये वाला दिल इस्तेमाल करते हो, ये वाला दिल इस्तेमाल करते हो। दो दिल की कहानी अलग अलग होती है क्या, दो दिल की कहानी अलग अलग होती है। हमारा हार्ट तो हम तो कुछ इस तरीके से हार्ट पढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से हार्ट बनाते हैं हम तो, है ना, यहाँ से क्या होता है, नीना कावा चली जाती है, इस तरीके से आर्टियां देखने को मिल जाती है, अलग अलग नलिकाएं देखने को मिल जाती है, नलिकाएं देखने को मिल जाती हैं, उसके बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक, यहाँ पर हमको दिख जाती है इस तरीके से ट्यूब देखने को। तो सबको पता है हार्ट हमारा इस तरीके से होता है, क्या जैसे हम उसके को बंद करते हैं सेम इसी तरीके से होता है। अब हम इस्तेमाल तो ये वाला करते हैं, इसमें तो हमें 4 चैम्बर यहाँ से पता चल गए इस तरीके से होते हैं, क्या इसमें हम पता कर सकते हैं, तो फर्क कितना है भाई। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से होता है भाई, इस तरीके से बना रहे हैं, क्या इस तरीके से बना रहे हैं, फर्क कितना है। अब इस दिल में और इस दिल में फर्क कितना है, सिर्फ आपको समझना है। क्या कुछ ऐसे हैं व्हाट्सएप पर चैट के दौरान ही दिल को इधर से उधर भेजा जाता है, मतलब वो दिल कैसे होते हैं, हमारा हार्ट तो इस तरीके का होता है, और कहाँ पर इसमें आर्टियां देखने को मिलती है और वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं, मतलब आलिंद देखने को मिलता है। ऊपर वाला आलिंद होता है और नीचे वाला क्या होता है, निलय बोला जाता है, क्या निलय बोला जाता है। क्या है, अब दिल तो हमें ऐसे दिख रहे हैं लेकिन हमारा असली का दिल तो इसमें है, और दिल हमारा हार्ट एक वो पार्ट है, हमारे हिस्सा है बॉडी का, इसमें क्या है, हमको एक भी बोन्स देखने को नहीं मिलती है, एक भी बोन्स देखने को नहीं मिलती है, मतलब हड्डियां देखने को नहीं मिलती है। बात समझ में आ गई। अब ये वाला हार्ट है, इसका हम क्या करें, ये किसका है, ऐसा स्ट्रक्चर का हार्ट हमको किसमें देखने को मिलता है, मेंढक में, किसमें, मेंढक में देखने को मिलता है, इस तरीके का हार्ट हमें मेंढक में देखने को मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, उसमें तो एक दिल होता है, यहाँ पर तो दो दिल की बात हो रही है, मतलब दो दिल मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, अब देखेंगे। क्या यहाँ पर इतनी कहानी है कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही होता है, स्ट्रक्चर इसको सीधा करने के बाद, इसको सीधा करने के बाद यहाँ से वीना कावा निकल जाती है, वीना कावा निकलने के बाद इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा।
सिर्फ इतनी सी कहानी है, यहाँ से स्ट्रक्चर बदलने के बाद आपका सेम वही हार्ट रेडी हो जाएगा बनकर। तो हार्ट हमें देखने को मिला था, यहाँ से जो हार्ट हमें देखने को मिला था, बात समझ में आ गई। वेंट्रिकल कहाँ पहला हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमें ऊपर वाले हिस्से में आलिंद देखने को मिला, नीचे वाले में निलय देखने को मिला। बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपका, तो सेशन को शेयर करना नहीं भूलना। भाई बंधुओं तक आप सभी के लिए आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखने को मिला है, भ्रूण वाला चैप्टर मिल रहा है हमको। क्या? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो। कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन से पूछा गया है? भ्रूण के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब क्या कहने का है, रिप्रोडक्शन से पूछा जा रहा है। क्या रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या साइंस के चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी की किताब में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, जो मानव रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है। मानव जनन के बारे में बात की जा रही है। मानव जनन से कुल 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। बात समझ में आ गई। क्या पूछा गया है, भ्रूण की अवस्था में जिनमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की पहली स्टेज कौन सी है? विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। कौन सी किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाइड करती है? भ्रूण की वह अवस्था जिससे क्या हो रहा है, आइडेंटिफाइड कर रही है। किस तरीके से किसके द्वारा? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक भागों की पहचान हो, तो किसके द्वारा होती है? सबसे ऑप्शन नंबर हमारे पास एग है, मतलब एक्सेल है। साइज की बात है, एक्सेल होगी तभी तो फ्यूजन होगा उनके साथ में। ठीक है, ये हमारी सबसे स्मॉल साइज में आती है। ठीक है, अब क्या है, दूसरा क्या है, फीटस। फीटस तो बनने के बाद की बात है, यहाँ पर तो एम्ब्रियो की बात की जा रही है। उसके बाद क्या है, युग्म नर जाइगोट बन जाता है, मतलब नोरोला ग्रासोला ब्रैक्टोला बनने के बाद में जाइगोट का फ्यूजन होगा। जाइगोट जब बनता है तब क्या है, उसमें 72 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। कहाँ पर से डिवाइड होती है? फलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिनी जिसको कहते हैं। क्या? डिम्ब वाहिनी जिसको कहते हैं, वहां से फ्यूजन करने के बाद में क्या होता है, वहां पे हमें देखने को मिल जाता है एक्सेल। वहां से क्या होती है, धीरे धीरे फलोपियन ट्यूब से इस तरीके से फलोपियन ट्यूब आती है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर एम्ब्रियो सेक होती है, वहां पर तो चिपकना होता है। लेकिन क्या है, फलोपियन ट्यूब तो हमारे यहाँ पर ओवरी देखने को मिल जाती है, इसमें एग सेल मिलती है। क्या? एग सेल मिल जाती है देखने को। अब ये फलोपियन ट्यूब में आती है, यहाँ से यहाँ तक का सफर जो होता है, कोरोला बनता है 4 स्टेज में, ग्रासोला बनता है, ब्रासोला बनता है। यहाँ पर 12 सेल्स होती हैं, 6 में डिवाइड होती है, फिर वो पहले 4 में होगी, पहले 1 में होगी, फिर 2 में बटेगी, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 12 में, फिर धीरे धीरे 2 सेल्स में बटेगी, फिर जाकर 72 सेल्स में डिवाइड होती है। जब 72 में सेल डिवाइड हो जाएंगी, उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन होने के बाद तब वो यहाँ पर जब आता है, तो सेल जब यहाँ पर आती है, तब क्या बन जाती है, वो जाइगोट बन जाती है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करती है? एग से करती है। बात समझ में आ रही है। यहाँ से क्या होगा, हमारा पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब एग सेल जो है हमारा वो भाग है जहाँ से पहचान हो सकती है किसकी, एक भ्रूण की पहचान होती है। जब एग हमारा बनेगा तभी तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान वहां पर अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलता है, फीटस देखने को मिलता है। वो फीटस किसकी फॉर्म में होता है? सिर्फ और सिर्फ एग की फॉर्म में देखने को मिलता है। तब ये एग हमारा फेलोपियन ट्यूब के द्वारा यहाँ पर आता है, एम्ब्रियो के हमारी लेयर के पास आता है। वहां पर अल्ट्रासाउंड करने के बाद में हमको फीटस के रूप में क्या दिखता है, फीटस के रूप में हमको बेबी या टमी में देखने को मिल जाता है। तो इसकी स्टेज कहाँ से स्टार्ट हुई? एग से स्टार्ट हुई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले हमको एग देखने को मिला। अब क्या है, 7वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, किसने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था? भाई कौन है जो हु कॉइंड द टर्म जीन? जीन की खोज किसने करी थी? पूछा गया है। हेलेक्स ने करी है, लेमार्क ने करी है, डार्विन ने करी है, जॉनसन ने करी है, किसने करी है, ये देखने को मिलेगा। अब हमारे पास क्या है, जीन की खोज किसने करी थी सबसे पहले? अब देखेंगे क्या, जीन की खोज हमको मिली है जॉनसन ने करी थी। क्या? जॉनसन ने सबसे पहले, विलियम जॉनसन ने क्या करी थी, जीन की खोज करी थी। और जीन हमारे डीएनए की सबसे छोटी इकाई है, और ये चैप्टर भी डीएनए ही है। डीएनए अनुवांशिकता चैप्टर है जहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, एनसीईआरटी की किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या चैप्टर नंबर 12 है, जहाँ से एनसीईआरटी की किताब में डीएनए वर्सेस आरएनए देखने को मिलेगा। अनुवांशिक या कहीं कहीं पर अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स के द्वारा देखने को मिलता है, जैसे अनुवांशिकता या हेरिडिटी के जरिए देखने को मिल जाएगा, या सिर्फ अनुवांशिकता देखने को मिलेगा, या सिर्फ जेनेटिक्स देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है। अनुवांशिकता भी मिल सकता है, जेनेटिक्स भी, या फिर हेरिडिटी भी देखने को मिल सकता है, वंशागति के आधार पर। वंशागति कहते हैं हेरिडिटी को।
अब समझ में आ गई बात, ये हमारा क्या है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विलियम जॉनसन ने क्या करा है, जीन की खोज करी है, कहने कर दिए है। डीएनए हमारा पहले क्या है, ऐसे है। डीएनए हमारा ऐसे है। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे जीन देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से हमें क्या पूरे उस पर देखने को मिल जाएंगे, किस पर, डीएनए पर। अब क्या करेंगे, डीएनए को रेप्लिकेट करता है भाई, अपनी जैसी कॉपी बनाने का काम करता है। आगे से डीएनए क्या हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा। किस तरीके से कॉइल्ड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आगे आपस में लिपट जाएगा, जैसे दो स्नेक होते हैं आपस में लिपट जाते हैं, इस तरीके से बिल्कुल सेम वही फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर डीएनए है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कंफ्यूज नहीं होना है हमको, क्या बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ गई। डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे स्मॉल यूनिट है जो, वो क्या है, जीन है। जीन सबसे छोटी इकाई है। और डीएनए किसकी छोटी इकाई है, सेल की। डीएनए किसकी छोटी इकाई है, डीएनए है सेल की सबसे छोटी इकाई देखने को मिल रही है। बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक अपवाद है, मतलब एक गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैन एक्सपेक्टेशन, क्या है, निमोटोडा है। निमोटोडा का अपवाद है, कौन सा अपवाद है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें से हमें कौन सा निमोटोडा देखने को मिल रहा है, मतलब गोल कृमि है। निमोटोडा क्या होता है, गोल कृमि पूछे जा रहे हैं। गोल कृमि कौन सा है, किस तरीके से, कौन से गोल कृमि है। टैब वर्म, राउंड वर्म क्या है, गोल कृमि है। टैब वर्म क्या है, जिनको कहते हैं चपटे कृमि कहते हैं, क्या, चपटे कृमि कहते हैं। तो चपटे फ्लैट वर्म होते हैं, जैसे फ्लैट वर्म होते हैं, फ्लैट वर्म को ही टैब वर्म कहा जाता है। तो बिल्कुल चपटे कृमि होते हैं। मैंने बताया है, ये किंगडम एनिमल से पूछा जा रहा है। चैप्टर कौन सा है, किंगडम एनिमल से पूछा जा रहा है। किंगडम एनिमल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मेरे पे लिखने आपको क्या है, 9वें नंबर पर, 9वें मेरे ध्यान में आपको ये चैप्टर देखने को मिल रहा है, जिसमें मैंने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम अलग अलग डिवाइड करके पढ़ाया है सेशन को। बहुत ही अच्छी क्लास होती रही थी, आप सभी का प्यार भी बहुत अच्छा मिला था। उसी तरीके से आप अपना प्यार आगे भी बनाए रखिए। एनिमल चैप्टर से, एनिमल किंगडम चैप्टर से उठाकर मैंने बताया था क्या अलग अलग जीवों में उनको बांटा गया था। रेंगने वाले अलग रखे गए थे, उड़ने वाले अलग रखे गए थे, सबके क्रम अलग रखे गए थे। उसमें हर एक चीज को, हर एक पार्ट को डिवाइड किया गया था। तो एनिमल किंगडम से चैप्टर जो है वहां से क्वेश्चन उठा है। होल क्रमी देखने को मिला है, टैप वर्म देखने को मिली है, हुक वॉमिट देखने को मिली है, जो अंकुर अंकुश क्रमी देखने को मिले हैं, हुक क्रमी, मादा सूत्र है, सूत्र क्रमी जो सॉइल निमोटोडा है, जो मिट्टी में मिलने वाले हैं, तो कैसे हैं, मिट्टी में मिलने वाले हैं। निमोटोडा गोल क्रमी है, तो गोल क्रमी में कौन सा रखा जा रहा है, किस किस तरीके से रखे जा रहे हैं निमोटोडा में। बी वाला ऑप्शन हमारा टैब वर्म है, जो चपटे क्रमी है, जो कहाँ रखे जा रहे हैं, निमोटोडा में रखे जा रहे हैं, टैब वर्म में रखे जा रहे हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें चपटे क्रमी है, जो जिनको कहा जाता है, वो उठाकर गोल क्रमी में रखे गए हैं, मतलब निमोटोडा में रखे गए। निमोटोडा को गोल क्रमी बोला जाता है। अब ये सोच रहे होंगे कि जब गोल क्रमी इनको बोला जाता है, तो राउंड वर्म क्यों नहीं रखा गया भाई, राउंड मतलब गोल क्रमी है। गोल क्रमी एक अपने आप में क्या है, स्पीशीज है, या उसका संघ कहे, संघ है वो अपने आप में, कि हाँ उसके अंदर हमें, इसी के अंदर तो हमें रखना है। गोल क्रमी के अंदर जैसे टैब बम रखे गए हैं, तो बात समझ में आ गई। तो गोल क्रमी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होगा, बी वाला करेक्ट होगा, चपटे क्रमी जिनको कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, टिश्यूज की जो स्टडी होती है, क्या कहा जाता है, क्या ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, हमने बताया था क्लासिफिकेशन है, ये तो वर्गीकरण देखने को मिला। वर्गीकरण तो कहा नहीं जाएगा, क्या वर्गीकरण तो कहा नहीं जाएगा। साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, सेल की स्टडी को, मतलब कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब क्या है, ऑस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, क्या बोन्स की हड्डियों को, मतलब हड्डियों की स्टडी को कहा जाता है, क्या हड्डियों की स्टडी को कहा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हिस्टोलॉजी कहा जाता है, क्या हिस्टोलॉजी कहा जाता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है, टिश्यूज की स्टडी को कहा जाता है, मतलब ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्गीकरण नहीं है, वर्गीकरण तो किसी और ने दिया था। अरस्तु ने क्या जीव विज्ञान लिखी थी, जीव विज्ञान को उनको जनक कहा जाता है। ऊतकों का जनक क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टिश्यू कहा जाता है, क्या टिश्यू कहा जाता है, किसको कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, किसके द्वारा कहा जाता है, ऊतकों की स्टडी को कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है।
फादर हिस्टोलॉजी का अध्ययन करने वाले जो होते हैं वो किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऊतकों की, माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजी की स्टडी करते हैं। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? ईच फ्लावर नॉर्मली हैज हाउ मेनी फ्लोरल बल्ब्स? क्या है भाई? फ्लावर हमारा किन किन कक्षों में बटा हुआ होता है? फूल जो है वो कितने भागों में बांट सकते हैं? फूल को कितने भागों में बांटा जाता है? कितने भागों में बांटा जाता है? कितने भागों में बांटा जाता है भाई? कमेंट भी करते रहना ताकि इसका आंसर पता चल सके। गलत लगाओगे अभी की गलती आपकी क्या होगी? अभी की गलती आपकी सुधर सकती है, लेकिन एग्जाम में ये गलती कर कर आओगे आप तो वो गलती को सुधारा नहीं जाएगा बल्कि आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो अभी की गलती आपको मंजूर है या एग्जाम में होने वाली गलतियां आपको मंजूर होंगी? अभी लगाते रहिए, क्वेश्चन गलत होगा कोई बात नहीं, आप उसको सही कर सकते हो, उसको दोबारा से पढ़कर आप क्वेश्चन को सही लगा सकते हो। लेकिन एग्जाम में गलती कर कर आओगे तो वो क्या करेगी? आपके नंबर काट लेगी, शायद सिलेक्शन भी रुक जाए, क्योंकि जब नंबर कम होंगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा। तो अभी की गलती बेहतर है, एग्जाम में गलती नहीं करनी, तो अभी ध्यान देते रहना। फूलों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा जाता है। पेटल्स क्या है? पहला हमें मिल जाता है बाह्य दल मिल जाता है, दूसरा हमें दलपुंज देखने को मिलता है, दलपुंज देखने को मिलता है, तीसरा हमें पुंकेसर देखने को मिल जाता है, चौथा हमको क्या स्त्री केसर देखने को मिल जाता है। ठीक, केसर देखने को मिल जाता है। क्या है? बाह्य दल मिला, दलपुंज मिला, पुंकेसर मिला, स्त्री केसर मिला। इन चार हमको क्या 4 भागों में देखने को मिल रहा है। और ये 4 जैसे मैंने बताया था सेपल्स में बांटते हैं, सेपल्स में बांटते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या है? सेपल्स में बांट लिया, पेटल्स में बांट लिया, क्या पेटल्स में बांट लिया, पेटल्स भी बांट सकते हैं, पेटल्स भी कह सकते हैं इसको, कैलिक्स भी, सेपल्स को कैलिक्स भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है? अगर हम किसी एक पार्ट की बात करें तो सेपल्स है वो, और अगर हम सिर्फ पूरे समूह की बात करें तो क्या उसको कैलिक्स बोला जाएगा। ऐसे ही हम किसी एक पंखुड़ी को बात करें तो क्या है? पेटल्स बोली जाएगी वो। और अगर हम उसी पंखुड़ी को जब क्या करेंगे, ढेर सारी पंखुड़ियों की बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कार्पल कहा जाएगा, केसर को कार्पल कहा जाएगा। आगे क्या है? स्त्री केसर को पिस्टल बोल दिया गया, पिस्टल और कार्पल बोला जाता है। जब किसी एक पार्ट की बात करी जाए तो कार्पल है। क्या है? लड़कियां पिस्टल चला रही है, यहाँ से याद रखो। तीसरी केसर की बात की जाए जब, तब पिस्टल हमारा वर्ड सबसे पहले ऊपर आना चाहिए। और क्या है? प्रोफेसर को स्टमन कहा जाता है, स्टमन कहा जाता है इंग्लिश में। और बाह्य दल को क्या पेटल्स बोलते हैं, पंखुड़ी भी बोलते हैं, क्या पंखुड़ी भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कि एक की बात करी जाए तो दलपुंज होता है एक हमारा बाह्य दल, दलपुंज केसर और स्त्री केसर। ठीक है, ये हमारे 4 पार्ट डिवाइड हो गए, 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। तो पुष्पों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? खाने योग्य भूमिगत तना कौन सा है? विच इज एन एडिबल क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड क्या है? जो अंडरग्राउंड है उसको हम खा भी सकते हैं, जो जमीन के नीचे उगते हैं, जो जमीन के नीचे उगते हैं उनको कहते हैं अंडरग्राउंड। तो हमारे जमीन के नीचे दिखते हैं, जैसे क्या है? जैसे मूंगफली हमारी जमीन के नीचे से उगती है, लेकिन वो किस कैटेगरी में रखी गई है? ये हमारी फल की कैटेगरी में रखी गई है। मूंगफली उगती अंडरग्राउंड है, लेकिन उसको क्या फल की कैटेगरी में रखा गया है। आलू है, आलू सबसे ज्यादा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है, आलू हमारा क्या है? ये तना है, ये क्या है? स्टेम देखने को मिलती है, स्टेम देखने को मिलती है जिसको हम खाने में उपयोग करते हैं। और आलू महाराज तो ऐसे हैं कि हर किसी के साथ कॉम्बो बना लेते हैं। चाहे आप आलू सेमी की सब्जी खा लो, आलू गोभी की सब्जी खा लो, आलू पालक की सब्जी खा लो, आलू जो है वो हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है बहुत ही अच्छी तरीके से। आप किसी भी सब्जी में इजीली आलू का उपयोग कर सकते हो। लेकिन ये क्या है? एक स्टेम है, एक स्टेम देखने को मिलती है। मूंगफली क्या है? अंडरग्राउंड है, लेकिन ये फल की कैटेगरी में रखी जाती है। टमाटो है, टमाटो जो क्या है? सबसे ज्यादा हमारे कानों को टमाटो खाने से क्या है? टमाटर खाने से हमारे कान जो है हेल्दी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं भाई। और गाजर क्या है? गाजर तो एक तरीके की रूट है, गाजर क्या है? एक तरीके की रूट देखने को मिलती है। किस तरीके की रूट है? और जो जड़ें देखने को मिलती हैं, जड़ों के द्वारा अंडरग्राउंड है, आधी अंडरग्राउंड है, आधी ऊपर देखने को मिल जाती है आपको, आधी ऊपर देखने को मिल जाती है। अब क्या देखते हैं? एक और बात है, ये तो स्टेम है, एक मिलते हैं राइजोसोम, एक आपको देखने को मिलता है राइजोसोम। इसमें क्या है? राइजोसोम्स क्या होते हैं? राइजोसोम्स में से हल्दी, आप टर्मरिक लेते हो, टर्मरिक लेते हो, हल्दी लेते हो, तो हल्दी में भी क्या होता है? राइजोसोम्स बोला जाता है उसको। और क्या है? राइजोसोम्स अदरक होती है, क्या
अदरक होती है। राइजोसोम क्या है? अदरक होती है, उसको राइजोसोम्स बोलेंगे, ना कि उसको अदरक या किसी का तना या किसी की रूट या किसी का स्टेम नहीं बोलेंगे। स्टेम क्या है? आलू है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये फल की कैटेगरी हो गई। और राइजोसोम्स क्या है? टर्मरिक और हमारी हल्दी और हमारा अदरक हो गया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा? व्हाट इज द ट्यूबेक्टोमी? क्या है ट्यूबेक्टोमी? देखने को मिलता है ट्यूबेक्टोमी क्या है? इसके नाम से क्या पता चल रहा है? ये किसके बारे में बात की जा रही है? कि किसके बारे में बात की जा रही है? तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें देखने को मिल रहा है कि ये तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात की जा रही है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर होती है, और ये फीमेल के बारे में मतलब स्त्री के बारे में बात की जा रही है। ट्यूबेक्टोमी का बात किया जाए तब समझ आएगी स्त्री के बारे में बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ द फर्स्ट रेफरेंस रिमूव द टाइड अप। मतलब फर्स्ट रेफरेंस किसमें देखने को मिलती है? किसमें देखने को मिलती है? शुक्रवाहिनी। ये तो सिर्फ शुक्रवाहिनी तो सिर्फ मिलती है मेल्स में देखने को मिलती है। क्या? जब नसबंदी की प्रोसेस होती है तब वास्ट डिफरेंशिया को काट दिया जाता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेल के बारे में बात हो रही है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? कि स्मॉल पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड। मतलब क्या है? फलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है। क्या? ताकि एग की प्रोसेस संभव ना हो सके, ताकि उसमें एग जो है वो जाइगोट या फिर कहते हैं कि बच्चे को जन्म देने की प्रोसेस को रोकना किसके द्वारा होता है? फलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। उसको काट कर क्या किया जाता है? उसको काट कर बांध दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। क्या? इसमें फलोपियन ट्यूब को काट कर रिमूव कर क्या करते हैं? बांध देते हैं। बात समझ में आ गई? तीसरा ऑप्शन क्या कहता है हमारा? स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्विक्स रिमूव। रिमूव तो कर ही नहीं सकते, सर्विक्स तो क्या होती है? हमारा हिस्सा है जो बिल्कुल ज्वाइन है, इस कदर ज्वाइन है कि उसको हम अपनी बॉडी से हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी फिंगर अपनी इजाजत के बगैर उसको हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। अगर चाहोगे भी, अगर सही सलामत हमारा वो हिस्सा है भी, तो आप चाहकर भी उसको नहीं हटा सकते। अगला क्या कहता है यहाँ पर? यूट्रस को तो रिमूव कर ही नहीं सकते। यूट्रस तो हमारी ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर क्या होता है, हम अपने फीटस को 9 महीने तक टाइम पीरियड जो होता है उसको उसमें सेव रख सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। बी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब को काटकर उसमें क्या होता है? एग बनाने की प्रोसेस को रोक दिया जाता है। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? पेरिप्लेनेटा किस संघ से संबंधित है? पेरिप्लेनेटा बिलोंग टू विच फाइलम? कौन से फाइलम से पेरिप्लेनेटा? इसमें से कौन सा फाइलम है? ऑर्थोपोडा रखा गया है, इकाइनोडर्मेटा है, मोलस्का है, एनालिडा है। इनमें से वो कौन सा है जिसमें रखा गया है क्या पेरिप्लेनेटा रखा गया है? भाई मोलस्का में तो नहीं है, एनालिडा में भी नहीं है, ऑर्थोपोडा में भी नहीं है। ऑर्थोपोडा में तो कीट रखे गए हैं, और कीट इसका मतलब है ऑर्थोपोडा हमारा संघ का सबसे बड़ा संघ है। कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम है। हमारे फाइलम में से कितने फाइलम है हमारे? है ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, इकाइनोडर्मिडा, ये सारे फाइलमों में से क्या है? ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, जिसमें 70% कीड़े मकोड़े किसमें रखे गए हैं? हमारे ऑर्थोपोडा में रखे गए हैं। तो ये तो नहीं होगा। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर? कौन सा हो जाएगा? ऑर्थोपोडा है, जिसमें से हम क्या करेंगे? 70% कीट रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंसेक्ट रखे गए हैं, कीट मकोड़े रखे गए हैं, कीड़े रखे गए हैं, और क्या है? इंसेक्ट रखा गया है, और क्या है? बटरफ्लाई भी रखी गई है। इसी में से मैंने अलग अलग तरीके से सारे पढ़ाए थे, उसमें ये चीज बताई गई है कि 70% जो है इंसेक्ट रख लेते हैं, घोंघा रख लेते हैं। वो अलग अलग चीजें कहाँ रखी गई है? वो अलग अलग चीजें हमारी इन्हीं में रखी गई है, में ही रखी गई है। अब क्या है? एनालिडा में क्या है? ये तो पॉलीसेकेराइड है। क्या? पॉलीसेकेराइड है। इसमें क्या है? पॉलीसेकेराइड इंसेक्ट रखे गए हैं। आगे क्या देखने को मिलता है? मोलस्का में केचुआ और घोंघा रखने को मिल जाता है। क्या? केचुआ रखा गया है और रखा गया है, ये तो होगा नहीं भाई। अब तीसरा क्या है? काइनोडर्मेटा देखने को मिल जाती है। काइनोडर्मेटा में क्या है? कैटल फिश रखी गई है। क्या? कैटल फिश रखी गई है। कैटल कैटल फिश रखी गई है, तो कैटल फिश तो होगी नहीं। क्या है? कीड़े मकोड़े रखे गए हैं इंसेक्ट में, ऑर्थोपोडा में। इसमें 70% इंसेक्ट हमारे रखे गए हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, यहाँ से आपके 3 प्रश्न बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? एनिमल किंगडम से पूछा गया है। एनिमल किंगडम से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका एनिमल किंगडम से पूछा गया है। इसमें से क्या है पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे कि कौन से संघ में रखा गया है? पेरिप्लेनेटा। अब क्या है? मैंने बताया जब 70% इंसेक्ट आपके ऑर्थोपोडा में रखे गए हैं, तो वो 70% में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे जानवर रखे गए हैं। उनमें से आपसे कौन सा जानवर पूछ लिया जाए, आपको तो खुद नहीं पता होगा। तो इतना डीपली स्टडी करना है, ऑर्थोपोडा के बारे में समझना है
ऑर्थोपोडा में वो 70% कीड़े मकोड़े कौन कौन से हैं जो सिर्फ ऑर्थोपोडा में रखे गए, क्या ऑर्थोपोडा में रखे गए हैं। अब क्या है, जब भी आपसे बात करी जाए क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे बड़ा क्या कहते हैं, सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो आप बात करेंगे सिर्फ ऑर्थोपोडा की कि हाँ ऑर्थोपोडा हमारे संघ का सबसे बड़ा संघ है। एक क्वेश्चन हमको ये भी मिल गया, अगर आपसे पूछा जाए कि कीड़े मकोड़े का संघ, कीड़े मकोड़े जिसमें रखे जाते हैं उस संघ का नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, ऑर्थोपोडा। क्या ऑर्थोपोडा। हमें 3 क्वेश्चन तो इसी क्वेश्चन से देखने को मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीजोसोम का कार्य नहीं करता है। मीजोसोम का कार्य नहीं करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मीजोसोम। मीजोसोम में काम नहीं करता है। किसके बारे में बात की जा रही है, कोशिका भित्ति का निर्माण करने की, मतलब उसका फॉर्मेशन करने की बात की जा रही है। आगे क्या है, डीएनए की प्रकृति मतलब रेप्लिकेट करने की बात की जा रही है, या फिर क्या है, स्राव करने की बात की जा रही है, या फिर प्रोटीन संश्लेषण की बात करने की जा रही है। क्या है, मीजोसोम का कार्य नहीं है। मीजोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कैसे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट है क्योंकि आपको पता है पावर हाउस किसको कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, हमारा प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। और जब भाई प्रोटीन बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है तो मीजोसोम क्यों करेगा, मीजोसोम का काम नहीं है। उसने तो बोल दिया भाई कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, हम क्यों करें ये काम। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, कार्य पूछा गया है क्या, मीजोसोम कार्य नहीं करता है, करता है और नहीं करता है, कथन सही है या गलत है। आपसे सही तो पूछते हैं, कभी कभी गलत भी पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में बताना है कि हाँ इसका एक होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन मतलब बनाने का काम करता है उसको इसीलिए उसको अब क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। किसके बारे में, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्या, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा हमारा। क्या है, सेल का निर्माण करने के लिए क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन करने के लिए तो राइबोसोम हेल्प करते हैं, हमारी प्रोटीन हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी ही जैसी, यहाँ पर कॉपी बनाने के बारे में बात हो रही है कि वो अपनी ही जैसी कॉपी बनाता है पहले, उसके बाद में क्या करता है, अपना प्रोसेस करता है, क्योंकि पहले तो वो कॉपी बनाएगा, रेप्लिकेट करने का काम करेगा। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मूत्र की मात्रा में निम्न से नियंत्रित होती है। क्या निम्न में से कौन है जो हमारी यूरिन की मात्रा को नियंत्रण करता है, कितनी मात्रा में यूरिन मिलेगा। सबको पता है कि यूरिन क्या है, कम से कम 2 से 3% ही हमारा यूरिन होता है। वाटर में कुल मिलाकर 1 से 2% ही हमारा क्या यूरिन बाहर आता है। लेकिन क्या है, वापस इसमें यूरिन जब बनता है उसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होती है, बहुत सारी वसाएं भी होती हैं। हमारी बॉडी को जो चीज चाहिए होती है, किडनी जब प्यूरिफाई करती है उसको, ब्लड उसको क्या करती है, बनाने का काम करती है धीरे धीरे। जब यूरिन बनता है किडनी के द्वारा, तब क्या हो रहा है, उसमें तो हर चीज मिली हुई होती है, ग्लूकोज भी मिलता है, उसमें प्रोटीन भी मिलता है, उसमें उसमें फैट भी होता है, हल्का सा वसा की मात्रा भी होती है, विटामिन भी होती है, वाटर भी होता है, और यूरिन भी होता है। यूरिन एक तरीके का एंजाइम है जो उसमें अवेलेबल होता है। लेकिन क्या है, जब हमारी छोटी इंटेस्टाइन होती है, मतलब छोटी आंत जो होती है, उसके पास जब जाता है हमारा यूरिन, तब क्या होता है, वहां से ग्लूकोज की मात्रा अगर हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को चाहिए है, तो ग्लूकोज क्या करता है, अपने आप वहां से हमारी बॉडी को वापस चला जाता है। वाटर हमारी बॉडी को चाहिए तो वहां बॉडी में यूरिन क्या निकल जाता है, यूरिन भी निकल जाता है। अधिक मात्रा में अगर है तो, कम मात्रा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा मात्रा में है तो यूरिन भी वापस हमारी बॉडी उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। ग्लूकोज भी निकल गया, विटामिन भी निकल गया, प्रोटीन भी निकल गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यूरिन बचा। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यूरिन बचा, जो सिर्फ 1 से 2% ही बाहर जाता है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो बिल्कुल बेकार है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है। यूरिन हमको नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, एडवांस हो गया है, उसको ही बाहर निकाला। बात समझ में आ गई। तो 4 हमारे पास ऑप्शन है, 4 में से हमारे पास कौन सा हमारा सही हो जाएगा, एडीएच हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडीएच ही है जो हमारी मात्रा को नियंत्रण करने में हेल्प करता है, मतलब कहने का अर्थ है क्या करता है, उसको वसोपैशन कहा जाता है, वसोपैशन कहा, एडीएच को नियंत्रण करने के लिए
क्या होता है, यूरिन में वैसोप्रेशर मिला हुआ होता है, ये हमारा अंग की बात की जाती है, हिस्सा है हमारी पार्ट का, तो क्या करता है, एडीएच को कंट्रोल करता है, एडीएच को कंट्रोल करने का काम करता है। तब हमारा क्या, एडीएच क्या करता है, फिर हमारा कंट्रोल करता है यूरिन को। आज समझ में आ गई, वैसोप्रेशन वो हिस्सा है जो हमारे यूरिन में मिला हुआ होता है। वो क्या करता है, पहले एडीएच के पास जाएगा, एडीएच को पता चलेगा कि हमें नियंत्रण करना है यूरिन की मात्रा को, अब वो क्या करता है, नियंत्रण करता है। बात समझ में आ गई, एडीएच क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एडीएच की मात्रा में नियंत्रण करने का काम करता है यूरिन को। अगला प्रश्न क्या है, भोजन में नमक का मुख्य उपयोग क्या है, भोजन में नमक का, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन द डाइट, डाइट में हमारे नमक का क्या है, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खाने का स्वाद बेहतर करने के लिए, ये तो सभी को पता है कि खाने का स्वाद बेहतर करता ही है नमक, नमक के बिना कहानी अधूरी है भोजन की। भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, उसको मात्रा को उत्पन्न करते हैं क्या, प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, घोंघा को रोकने के लिए या खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भोजन को पचाने के लिए भी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को उत्पन्न करने के लिए भी यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो डाउट आपका नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन में, क्या है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस तरीके से वो क्या कर रहा है, रिड्यूस करने का काम कर रहा है, प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, क्या है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, इंसेक्टो वायरस क्या जो होता है, प्लांट इंसेक्ट करते हैं। और फिर ऐसे पौधे जो होते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं जो क्या आपने देखा है कि वो कांटे वाला पौधा, पहले तो मुंह खुला हुआ होता है उसका, जब वो किसी भी इंसेक्ट को अपने अंदर रखने की कोशिश करता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट उस पौधे में बैठा, उसने अपना मुंह बंद कर लिया, अब वो कीड़े वहां पर क्या है, दब गए, वो मर जाएंगे। उससे क्या करते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं, उससे क्या करते हैं, वो प्रोटीन लेने का काम करते हैं। और क्या काम करते हैं भाई, और क्या काम करने का करते हैं, इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन करेक्ट होगा। और कैसे करेक्ट होगा ये भी बताते हैं, अभी क्या है, देखो भाई, सबसे पहले क्या है, जो कीट भक्षी पौधे हैं ये काली मृदा में उगते हैं, क्या काली मृदा में उगते हैं, मतलब ब्लैक सॉल्ट जो होती है, काली मिट्टी जो होती है उसमें उगने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई, काली मृदा में उगती है, जब काली मृदा में उगते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, क्या नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कम है, वो जब कम है तो उसको तो वो नाइट्रोजन चाहिए चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जड़ों के द्वारा जो है नाइट्रोजन गैस उनके अंदर जाती है पौधों के अंदर, तो वो पौधों के अंदर जा रही है क्योंकि वो नाइट्रोजन पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको नाइट्रोजन चाहिए चाहिए, जीवन अपना अपने आप को जीवित रखने के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो नाइट्रोजन चाहिए तो क्या होता है, जो पौधे कीट भक्षी पौधे होते हैं उस पर अगर कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो क्या करते हैं, उसको बंद कर लेते हैं अपना मुंह, और वो कीड़े अंदर मर जाते हैं, उनसे वो क्या करते हैं नाइट्रोजन लेने का काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये क्या करते हैं, वीनस फ्लाइट्राइट होते हैं, क्या वीनस फ्लाइट्राइट होते हैं, और वो किस तरीके से वीनस फ्लाइट्राइट है, वीनस फ्लाइट्राइट की वजह से ही तो उसमें नाइट्रोजन होती है, तो कीट भक्षी होते हैं, कीटों को खाने का काम करते हैं। सबसे पहली बात, अब क्या है तो कीट होते हैं, कीट घटक जो होते हैं उसको क्या करते हैं, वो खाने का काम कर रहे हैं। उन कीटों में क्या क्या होता है भाई, कार्बन होता है पहली बात तो, ठीक है, कार्बन देखने को मिला, हाइड्रोजन देखने को मिला, हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन के बाद उसमें क्या, ऑक्सीजन देखने को मिल गई, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन देखने को मिला, क्या नाइट्रोजन भी देखने को मिली। और इतनी ये मात्रा जो होती है, ये मात्रा कीट भक्षी पौधों में नहीं होती, मतलब ना ऑक्सीजन होगी, ना नाइट्रोजन होगा, ना कार्बन होगा, ना हाइड्रोजन होगा, ये मात्रा पौधों में नहीं होती है क्योंकि कीट भक्षी है, काली मृदा में उगते हैं, तो इनमें ये चीजें अवेलेबल नहीं होती है। और ये चीजें जो होती है ये अपने कीट घटक तो कीड़ों को खाते हैं, उनसे ये प्रदान करने की कोशिश करते हैं, मतलब क्या है, किसी और पर निर्भर करते हैं, ये स्वपोषी नहीं है, ये कैसे है, परपोषी पौधे हैं, कैसे हैं, परपोषी पौधे हैं, जो अपना भोजन किसी और पर निर्भर रहते हैं, जब कीट आएंगे तभी तो उनको भोजन मिलेगा, तभी तो वो वहां से नदी प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, सभी सर्व पक्षी के बीच का संयोजन कड़ी कौन सी है,
सरीसृप और पक्षी, मतलब क्या है, कनेक्टिंग लिंक कौन सा है बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का। रेप्टाइल्स और बर्ड्स मतलब इन दो संघों को जोड़ने का काम कौन करता है, इन दो संघों को जोड़ने का काम इनमें से कौन करता है, कौन करता है भाई। ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, आर्क्योपेट्रिक्स जो है ये हमारा क्या करता है, ये दो संघ को जोड़ने का काम करता है। अब क्या है, प्लेटीपेलस है, फेल है, जवाब जानवर जो होता है, जवा एपसमैन जो होता है, जो उनको जोड़ने का काम कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है वो भी देखते हैं अभी क्या, वो भी देखते हैं। अब देखते हैं क्या, मछली होती है एक तो जिसको फिश कहा जाता है, दूसरा क्या है उभयचर कहा जाता है, तो एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन देखने को मिलते हैं। अब एम्फीबियन और उभयचर, मतलब फिश और उभयचर को जोड़ने का काम कहाँ से होता है, एम्फीबियन और फिश को जोड़ने का काम कौन करती है, लंग फिश करती है। लंग फिश करती है, लंग फिश वो है जो मछली को और उभयचर को जोड़ने का काम करती है, मतलब पानी में भी रहती है वो मछली और बाहर भी रहती है। जैसे क्या है, मेंढक एम्फीबियंस में रखे गए हैं, मछली में क्या है सारी की सारी फिशेज भी आती है, चाहे स्टार फिश ले लो, चाहे पेडल फिश ले लो, चाहे किसी भी तरीके की फिश ले लो, वो तो मछली के संग में रखी जाती है। अब क्या है, प्लेटीपस के बारे में बात हो रही है। प्लेटीपस क्या करती है, सबसे पहली बात स्तनधारी और सरीसृप को जोड़ने का काम करती है। स्तनधारी, स्तनधारी को जोड़ती है और सरीसृपों को जोड़ने का काम करती है। सरीसृप वो है जो रेंगने का काम करते हैं, रेप्टाइल्स का। और क्या है, स्तनधारी कौन है, मैमल्स है, मैमल्स को जोड़ने का काम करती है कौन, प्लेटीपस काम करती है। ऐसे बहुत सारे लिंक आपसे पूछे जा सकते हैं, एम्फीबियंस को जोड़ने का काम, किसी से भी कहीं से भी किसी को भी उठाकर जोड़ने का पूछा है। तो एनिमल किंगडम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो हम इसमें देख चुके हैं कि बन चुके हैं। 6 से 7 क्वेश्चन किससे बने हैं, एनिमल किंगडम से ही बनते चले आ रहे हैं। कितने भी संघ हमने पढ़े एनिमल किंगडम में पढ़े, जितने भी जीव जंतु पढ़े वो सारे एनिमल किंगडम में पढ़े, जितने भी हमने रेप्टाइल्स मैमल्स पढ़े वो सारे संघ हमने सिर्फ और सिर्फ हमने क्या एनिमल किंगडम में पढ़े हैं। और अभी भी हमारा एनिमल किंगडम का चैप्टर का क्वेश्चन ही चल रहा है, क्या लिंक पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आर्क्योप्लेटिकस जो है वो हमारा क्या बर्ड और रेप्टाइल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये कौन सा कहाँ से क्वेश्चन उठा है, ये एनिमल किंगडम से क्वेश्चन उठकर आया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अन्न परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, मतलब क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैंने बताया ये चैप्टर कहाँ से उठकर आया है, ये आया है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। कहाँ से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से उठकर आया है। और क्या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र इसको बोला जाता है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उत्तर आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमें इससे ही देखने को मिले हैं, आज भी देखने को मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, कोई भी चैप्टर हमारा अभी छूटा नहीं चाहिए जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक। क्या किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पता अभी नहीं आया है आगे आपसे पूछ लिया जाए। क्या है, कौन ऐसा है जो क्या बंद सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है, बंद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम करने का काम कर रहा है। तो भाई कौन है, केचुआ कर रहा है, अर्थवर्म कर रहा है, या फिर क्रॉक मतलब कॉकरोच कर रहा है, या घोंघा कर रहा है, या फिर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, केचुआ है। किससे सांस लेता है हमारा केचुआ, से सांस लेने का काम करता है, मतलब त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से सांस लेने का काम कर रहा है, रेस्पिरेशन करता है, क्या रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन करने का काम कर रहा है अर्थवर्म। केचुआ जो है त्वचा से सांस लेने का काम कर रहा है, वो भी किसकी फॉर्म में, क्लोज्ड वाली, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं। और ये सारे क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, मतलब खुला परिसंचरण कर रहे हैं। कैसा, खुला परिसंचरण कर रहे हैं, कैसे, खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण कर रहे हैं, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चला रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। प्रोटीन एक बहुलक है, क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है भाई, प्रोटीन किस कहाँ से मिल रहा है हमको, प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है। अभी तो हमने देखा प्रोटीन कहाँ से बन रहा था,
अब देखेंगे क्या हमारे पास लिपिड है, फ्रक्टोज है, मतलब अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जो है, कई एसिड से तो प्रोटीन बनेगा। सबसे पहली बात क्या है, डीएनए की बात जब की जाती है अनुवांशिकता, ये प्रोटीन का चैप्टर जो बहुलक है, ये चैप्टर डीएनए से उत्तर आया है। ये चैप्टर जो है डीएनए से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चैप्टर डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से ये क्वेश्चन उत्तर पूछा जा रहा है और डीएनए से ही पूछा जा रहा है। कैसे? डीएनए किसका हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए के ऊपर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, और हिस्टोन प्रोटीन है उस पर, चलो ठीक है। अब डीएनए से तो आरएनए का निर्माण है, आरएनए का निर्माण है, हिस्टोन प्रोटीन से बना डीएनए है, तो क्या है, ये तो एक तरीके का एसिड है। तो अमाइनो एसिड भी है, किसका बहुलक है, प्रोटीन है। इस पर डीएनए पर किसके पॉलीमर देखने को मिलते हैं, प्रोटीन के। कौन से प्रोटीन के, हिस्टोन प्रोटीन के देखने को मिल जाते हैं। बात समझ में आती है। इसके 4 स्टेजेस देखने को मिल जाती है, एडेनिन, गुआनिन, थामिन और साइटोसिन देखने को मिलती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 21वां प्रश्न है। तो कहता है मानव मस्तिष्क में श्वसन केंद्र स्थित है। श्वसन केंद्र स्थित है कहाँ पर, मस्तिष्क में स्थित है। तो मतलब बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है हमारे ब्रेन की। और ब्रेन में क्या होता है, 3 तरीके का हमारा पार्ट्स में डिवाइड है ब्रेन। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, आगे का फोरहेड है, मतलब फोरहेड ब्रेन के बारे में बात की जा रही है, जिसको हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। बीच वाला हमारा क्या है, मिड ब्रेन है, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। आखिरी हमारा क्या है, जो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में अटैच होती है हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, और इंग्लिश में कहते हैं उसको हिंड ब्रेन कहते हैं। मतलब हिंड ब्रेन। और हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिबेलम, जो लार्जेस्ट पार्ट है। क्या? लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। कहाँ का? हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो क्या है सेरिबेलम, क्या है, जैसे मैं अभी प्रॉपर खड़े होकर बात कर रही हूँ और आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप अभी एग्जाम्स देकर आए हैं जल्दी, और हो सकता है एग्जाम्स आपका बहुत ही अच्छा रहा हो, तो सारी की बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी हैं आपको। तो क्या है, संतुलन करने का काम यहाँ से हो रहा है। और अगर अल्कोहल की मात्रा जब अधिक मात्रा में हो जाता है, जब अल्कोहल हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में हो जाता है, तब क्या है, सेरिबेलम क्या होता है, लड़खड़ा जाता है, डोल जाता है। अभी मैं प्रॉपर अच्छे से खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, अच्छे से आप बात कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे। आपका ब्रेन अभी कहाँ है, सेरिबेलम आपका जो हिस्सा है वो कहाँ पर है, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दे रहा है आपका। जब क्या है, जब अल्कोहल की मात्रा अधिक हो जाती है तो डोलने लगते हो, इधर से उधर, उधर से इधर। मतलब क्या है, मैं इधर चला, मैं उधर चला, ना जाने में किधर चला। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निर्देश दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्न में से 2 कथन है, जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को क्या, दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों में से सावधानी पूर्वक जांच करनी है और बताना है कि विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। कौन सा उत्तर जो है वो करेक्ट है, बताना है आपको। क्या पहला क्या कहता है, ये युवा होने पर फड़फड़ों की मदद से सांस लेते हैं। क्या युवा हमारे क्या से सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। क्या लंग्स है, बाद में क्या है, फेफड़े विकसित करते हैं। अब दूसरा क्या कहता है, आर विशेषता वाली प्रजाति उभयचर वर्गों से संबंधित है। अब मुझे बताना है इसमें से आर सत्य है और ए गलत है। मतलब क्या है, आर सत्य है और क्या है, वे युवा गलफड़ों से सांस तो लेते हैं लेकिन बाद में फेफड़ों को विकसित नहीं करते। मतलब क्या है, एसोरेशन करते हैं, लेकिन क्या है, ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स से सांस कौन लेते हैं भाई, गिल्स से सांस तो फिश लेती है, ना कि ह्यूमंस लेते हैं। ह्यूमंस तो सांस कहाँ से लेते हैं, लंग से लेते हैं भाई, है ना। गलफड़ों की बात की जा रही है, ना कि फेफड़ों की बात की जा रही है। अब क्या है, दूसरा क्या कहते हैं, डेवलप लंग। जो लंग्स होते हैं वो डेवलप तो नहीं होते, हमारे तो पहले से डेवलप हो रखे हैं, तभी तो हम लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। और ये चैप्टर कहाँ से, कौन सा क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जा रहा है। मतलब क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, श्वसन तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ से, श्वसन तंत्र से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या है, अब हमारा आर वाली विशेषता वाली प्रजाति उभयचर वर्गों से संबंधित है। ये वाली हमारी जो है, ये आर वाला हमारा करेक्ट है, आर वाला हमारा करेक्ट है और ये वाला तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा, आर हमारा पहला हमारा क्या है, आर तो सही है हमारा और ए वाला हमारा गलत है।
तो पहला हमारा कथन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गी। एल्गी की जो कैरेक्टरिस्टिक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स जो है ऑफ द क्लास एल्गी। एल्गी की क्लास में, एल्गी के फाइलम में, मतलब क्या है, शैवाल जो पूछे जा रहे हैं, शैवालों के बारे में बात की जा रही है। जो शैवाल है तो क्या है, उसमें क्या चीज मिलती है भाई, किस किस कौन सी फॉर्म में उसके कैरेक्टर पूछे जा रहे हैं, शैवाल की विशेषताएं पूछी जा रही हैं आपसे, क्या विशेषताएं पूछी जा रही हैं और उनका करेक्टर पूछा जा रहा है, उनका कौन सी क्लास में, मतलब संघ में, कौन से संघ में रखे गए हैं, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो क्या क्वेश्चन कहता है, क्लोरो क्या है, दे हैव क्लोरोफाइलिब्रेट, जो होता है फ्लावरिंग प्लांट होते हैं भाई एल्गी में। एल्गी में क्या होता है, हरे शैवाल होते हैं, हरे हरे कलर के शैवाल देखने को मिल जाते हैं। क्या, हरे शैवाल देखने को मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कोई भी, ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ते होते हैं भाई। पत्ते होते हैं लेकिन किस तरीके से, ना स्टेम होती है, तब पत्तियां होती हैं। क्या होती है, सिर्फ पत्तियां देखने को मिलती हैं, वो भी किस तरीके से लीफ देखने को मिलती है, लहराती देखने को मिल जाती है। अदरवाइज उसमें और कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलता है। शैवाल में सिर्फ और सिर्फ पत्तियां देखने को मिल जाती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 3 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है। कैसा, इसके करेक्टर में ये चीज नहीं होती है, कौन से फीचर्स नहीं होते हैं, नॉट लगा है, फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टर, इसमें कौन सा करेक्टर नहीं है, तो उसके अंदर ये कैटेगरी नहीं है, मतलब वो प्लांट में फ्लावर नहीं लगते हैं, उस प्लांट में फ्लावर नहीं लगते हैं। मतलब क्या है, उसमें फ्लावर तो लग ही नहीं रहे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, 24वां प्रश्न क्या है, इसमें से कौन सा स्वतंत्र जीवी प्रोटोजुआ नहीं है। स्वतंत्र जीवी प्रोटोजुआ कौन सा नहीं है, अमीबा है, यूग्लिना है, गार्डिया है और न्यूटी नोटिल्यूका है। मतलब क्या है, गार्डिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गार्डिया जो है, गार्डिया हमारा क्या है, उसमें प्रोटोजुआ, ये क्या है, स्वतंत्र जीवी है। कैसा है, स्वतंत्र जीवी है और प्रोटोजुआ नहीं है। क्या है, प्रोटोजुआ नहीं है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्या, प्रोटोजुआ तो नहीं है। अभी देखेंगे क्या, अमीबा जो होता है अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। अमीबा जो होता है ये तो अमर है भाई, ये तो अमर है, इसमें क्या है, अपने ही फीचर्स को डिवाइड कर लेता है, 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, 3 से 4 हो जाते हैं, इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। अब जो है गार्डिया क्या है, स्वतंत्र जीवी है। मतलब क्या है, ये कहीं भी कुछ भी हो जाता है। जैसे आपने पेचिस का नाम सुना है, क्या डायरिया सुना है, डायरिया, और क्या है, डायरिया सुना है, पेचिस सुना है, अधिक मात्रा में क्या होता है, ऐसा देखने को मिल जाता है। डायरिया भी देखने को मिल गया, अतिसार देखने को मिलता है। क्या, अतिसार देखने को मिलता है। ये सारी डिजीज जो पैदा करने का काम होता है वो कहाँ से होता है, गार्डिया से होता है। और जार्डिया जो होता है, जार्डिया क्या करता है, इन सारी डिजीज को करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब ये हेल्प कर रहा है भाई, ये बीमारियां हमारे लिए है, तो डिजीज हो रही है, उसके लिए नहीं है। वो तो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो तो इन सारी बीमारियों को पैदा करने का काम कर रहा है। अब क्या है, ये कहाँ पर रहता है, आंत में रहता है, मतलब इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ, इंटेस्टाइन में रहता है, ये हमारी आंत में रहता है। और ये क्या होता है, परजीवी होता है। कैसा होता है, परजीवी होता है। ये भी बात समझ में आ गई। किसके बारे में, जार्डिया के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, सूची 1 में दिए गए निम्नलिखित रोगों का नाम मिलान सूची है। मतलब मैचिंग करनी है आपको, क्या करना है, मैचिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट चूज करना है। मतलब दिए गए पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोगों से करें, क्या करें, मैच द फॉलोइंग डिजीज गिवन द लिस्ट विद द डिफरेंशिएट न्यूट्रिशन करना है, कॉजिंग करना है, एक गिवन लिस्ट, 1 और 2 लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से क्या करते हैं, रोगों के नाम दिए गए। खेरा रोग जो है वो क्या होता है, जिंक के द्वारा होता है। एक्स्ट्रा क्या है, देखने को मिल रहा है, ये किसके द्वारा होता है, तांबा के द्वारा होता है, मतलब कॉपर के बारे में। ब्राउन हार्ट डिजीज जो होती है, ब्राउन हार्ट डिजीज हमको किसके द्वारा, बोरॉन के द्वारा होती है।
तीसरा क्या है, कड़वा गड्ढा जो होता है वो किसके, कैल्शियम की कमी के द्वारा होता है। क्या, कैल्शियम की कमी के द्वारा होता है। मतलब ए का तो 3 वाला हो गया, का तो हमको 3 देखने को मिल गया, 3 वाला हमको ए का 4 देखने को मिल गया, बी का 2 देखने को मिल गया, बी का क्या देखने को मिला, बी का 1 देखने को मिला, सी का 2 देखने को मिला। अब क्या है, डी का हमें 3 वाला देखने को मिला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 4 होगा, पर 4 होगा, B1, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है, ए वाले का देखने को मिला हमें 4 के साथ अटैच है, बी वाले के साथ हमें देखने को मिला जो 1 के साथ अटैच है, सी वाले का देखने को मिला जो क्या है 2 के साथ अटैच है, सी वाला 2 के साथ अटैच है, और 4 मतलब बी वाला किसके साथ अटैच है, बी वाला 4 वाले के साथ अटैच है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अब क्या है, अब आगे ही जल्दी हम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, आपको आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ आपकी ये क्वेश्चंस बहुत ही समझ में आएंगे होंगे। और ये कहाँ से उठाकर पूछा गया है, ये सारे के सारे डिजीज पूछे गए हैं, मतलब डिजीज चैप्टर से आए हैं। और ये चैप्टर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से अलग अलग तरीके की डिजीज पूछी जा रही है आपसे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने चैप्टर के नाम भी बताए, कहाँ से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं अलग अलग तरीके से। उम्मीद करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपनी तैयारी बखूबी तरीके से बरकरार रखो, ताकि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो तो आराम से सोएंगे सुकून से, लेकिन जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको अभी भी एक्टिवेट रहना है, उनको अभी भी हर एक नोटिफिकेशन पर अपनी नजर रखनी है। अभी भी आने वाले और मॉक टेस्ट है, 4 बजे हमारी जो लाइव क्लासेस रिव्यू चल रही है उन पर भी आपको ध्यान देना है। रिव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो वही सर की क्लास लेना आप बिल्कुल ना भूले। आगे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।